हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो ट्रांसक्रिप्शन आप जनरली जानते होंगे ट्रांसक्रिप्शन क्या कहलाता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए का फॉर्मेशन ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो ये प्रोकैरियोट्स में देखने वाले हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं प्रोकैरियोट में वो देखें। तो फर्स्ट है हमारा आरएनए पॉलीमरेज, आरएनटीपीएस मतलब हमारा एटीपी, सीटीपी, जीटीपी और यूटीपी, देन प्रमोटर और डीएनए टेम्पलेट। फर्स्ट हम आरएनए पॉलीमरेज को लें अगर, वो हमें बैक्टीरिया से प्रोवाइड होता है क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये 5 यूनिट से मिलकर बना होता है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा डैश और सिग्मा फैक्टर। लेकिन इसके अलावा इसमें ओमेगा भी प्रेजेंट होता है, ओमेगा सब यूनिट प्रेजेंट होती है जो कि इस पॉलीमरेज एंजाइम को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इस तरह का होता है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा सब यूनिट्स जो है थोड़ा लार्ज होती है और बीच में हमारा सिग्मा फैक्टर होता है। इस पूरे एंजाइम को हम होलो एंजाइम कहते हैं। लेकिन अगर इस एंजाइम में सिग्मा फैक्टर एब्सेंट हो तब इसको हम कोर एंजाइम बोलते हैं। होलो एंजाइम से अगर सिग्मा फैक्टर इसमें प्रेजेंट नहीं है या एब्सेंस है तो इसे हम कोर एंजाइम बोलते हैं। ये कोर एंजाइम्स में सिर्फ अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा डैश सब यूनिट्स और ओमेगा सब यूनिट प्रेजेंट होती है। इसके बाद अगर हम इन सब यूनिट्स का वर्क देखें कि ये करते क्या है, तो जो अल्फा यूनिट्स होती है हमारी दोनों, वो बाइंड करती है रेगुलेटरी प्रोटीन पर। जो हमारा प्रमोटर है या डीएनए टेम्पलेट है उस पर जो रेगुलेटरी प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं अल्फा यूनिट्स वहां पर जाकर बाइंड होते हैं। जो हमारा बीटा सब यूनिट है वो बाइंड करता है एंटीपीस को, मतलब एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, यूरेसिल। इन एंटीपीस को बीटा सब यूनिट जो है वो डीएनए टेम्पलेट पे बाइंड करता है। जो बीटा डैश सब यूनिट है वो डीएनए टेम्पलेट से बाइंड होता है। जो ओमेगा है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, डीएनए टेम्पलेट से जुड़े रहने के लिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है किसको, आरएनए पॉलीमरेज को। और जो हमारा सिग्मा फैक्टर होता है वो रिकॉग्नाइज करता है प्रमोटर को। तो इन यूनिट से मिलकर जो है हमारा पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज कंप्लीट होता है। अब अगर हम आरएनए पॉलीमरेज के फंक्शंस देखें, जो ये वर्क कौन कौन सा वर्क करता है, तो ये अनबाइंड करता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ट्रांसक्रिप्शन के लिए, फॉर्म करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को, मतलब जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज अटैच है, ये जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है वहाँ पर जो हमारे एडेनिन, गुआनिन, थायमिन आ रहे हैं वहाँ पर ये डाइस्टर बॉन्ड्स को बनाता है। उसके बाद डिटेक्ट करता है टर्मिनेशन सिग्नल्स को कि हम एमआरएनए जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इसकी टर्मिनेशन को ये इसके सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है। उसके बाद करता है क्या है, इंटरैक्टिंग विथ एक्टिवेटर्स एंड रिप्रेसर्स दैट कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये इंटरैक्ट करता है एक्टिवेटर्स के साथ और रिप्रेसर्स के साथ, वो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज के बाद हम देखेंगे प्रमोटर साइट को। तो प्रमोटर साइट होती क्या है, प्रमोटर साइट एक छोटा सा सेगमेंट होता है उसी डीएनए का जहां पर टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम ट्रिब्नो बॉक्स भी बोलते हैं। जहां पे ये टाटा रीजन प्रेजेंट होता है यही हमारा होता है प्रमोटर साइट। ये प्रमोटर साइट आरएनए पॉलीमरेज जो है आइडेंटिफाई करता है कहाँ पर है, जहां पर ये प्रमोटर रीजन प्रेजेंट होता है वहां पर ये आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड हो जाता है। ये हमारी प्रमोटर साइट होती है जिसे टाटा बॉक्स या टाटा रीजन भी कहते हैं, प्रिब्नो बॉक्स भी बोलते हैं। इसके आगे हमारे कोडिंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं और इसके पीछे भी पहले भी कोडिंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो प्रमोटर रीजन के बाद वाले हमारे कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं वो कहलाते हैं डाउनस्ट्रीम, उनको हम डाउनस्ट्रीम बोलते हैं और जो कि प्लस से डिनोट की जाते हैं। एंड जो प्रमोटर रीजन के पहले जो हमारे सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं डीएनए सीक्वेंसेस, उनको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस, जिनको हम माइनस से डिनोट करेंगे। फिर कोडिंग सीक्वेंसेस के बाद एमआरएनए के लिए जब हमारा एमआरएनए पूरी तरह से बनकर के तैयार होने लगता है, हमारी एलोंगेशन पूरी हो जाती है, तब ये टर्मिनेशन सीक्वेंस आता है जिसकी वजह से जो एमआरएनए की प्रोसेस है वो फर्दर होने से रुक जाती है, मतलब एमआरएनए की प्रोसेसिंग वहां पर रुक जाती है। तो ये जो रीजन होता है जहां पर हमारा एमआरएनए प्रोसेस करना बंद कर देता है, एमआरएनए की एलोंगेशन पूरी हो जाती है, उसको हम कहते हैं टर्मिनेशन रीजन।
अब प्रमोटर्स जो है वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर और एक होता है इंड्यूसिबल प्रमोटर। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर वो प्रमोटर होते हैं जो सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, लेकिन जो इंड्यूसिबल प्रमोटर होते हैं वो प्रमोटर्स होते हैं जो आरएनए पॉलीमरेज प्लस एंसिलरी प्रोटीन्स के थ्रू रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर्स एंड इंड्यूसिबल प्रमोटर्स दो टाइप के ये प्रमोटर्स होते हैं, आप याद रखना। अब अगर हम ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म देखें तो ये मैकेनिज्म 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, चेन इनिशिएशन, चेन एलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो इसकी मैकेनिज्म में होता क्या है, जो हमारा डीएनए होता है उस पर आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड हो जाता है। ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज है जिसमें इसकी सब यूनिट्स दिखाई जा रही हैं, अल्फा, अल्फा 2, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा और सिग्मा फैक्टर्स। ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पे आकर के बाइंड हो जाता है तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम बोलते हैं क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स। ये क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये आइसोमराइजेशन की प्रोसेस होती है, मतलब क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स बनने के बाद हमारा ये आरएनए जो पॉलीमरेज है वो डीएनए को अनबाइंड कर देता है। अनबाइंड होने के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो बनता है ओपन कॉम्प्लेक्स। ओपन कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिससे कि बबल टाइप का एक स्ट्रक्चर आ जाता है, ये इसको हम ओपन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये डीएनए जो है वो अनबाइंड हो गया है, ये बाइंडेड डीएनए है, ये अनबाइंड डीएनए है। इसके बाद हमें ये पता है कि जो अल्फा यूनिट है हमारी वो डीएनए पे आकर के रेगुलेटरी प्रोटीन पर बाइंड करती है। बीटा डैश जो है वो डीएनए टेम्पलेट पर बाइंड करता है। सिग्मा फैक्टर प्रमोटर को रिकॉग्नाइजेशन करता है और जो ओमेगा है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और जो हमारा बीटा यूनिट है, यहाँ पे मैंने बीटा यूनिट नहीं लिखा, ये जो बीटा यूनिट है वो हमारे एटीपी, यूटीपी, जीटीपी और सीटीपी के हेल्प से यहाँ पर डीएनए में एमआरएनए बनाने के लिए जो न्यूक्लियोटाइड्स को अरेंज करता है। ओपन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इनिशिएशन ऑफ चेन स्टार्ट होता है। तो जब थोड़ा सा इनिशिएशन हो जाता है हमारी एमआरएनए चेन का या एमआरएनए का, तो ये हमारा जो सिग्मा फैक्टर है वो रिलीज हो जाता है। अब हमारी जो यूनिट्स हैं वो सिर्फ ये बचती हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा, बीटा डैश एंड ओमेगा। ये यूनिट्स हमारे पॉलीमरेज में बचती हैं। ये सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन, थोड़ा सा इनिशिएशन होता है और ये सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है। इसके बाद ये जो हमारा इनिशिएशन या एलोंगेशन हो रहा है वो किस टाइप से होता है, तो ये जो हमारा बीटा यूनिट होता है, ये जो हमारा बीटा यूनिट होता है वो बाहर से एटीपी, सीटीपी, जीटीपी और यूटीपी के थ्रू न्यूक्लियोटाइड्स को आरएनए पॉलीमरेज से अंदर लेकर के आता है। ये बीटा सब यूनिट यही वर्क करता है कि जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स है उसको आरएनए पॉलीमरेज से अंदर ला करके चेन का इनिशिएशन, एलोंगेशन करवाता है। इसके बाद एलोंगेशन की प्रोसेस आती है। एलोंगेशन में क्या होता है, जो हमारा इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद हमारे न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर बाइंड होते रहते हैं और चेन का एलोंगेशन होता रहता है। हमारा एमआरएनए फर्दर एलोंगेट करता रहता है। यहाँ से क्या होता है, हमारा बाइंडेड डीएनए रहता है वो आरएनए पॉलीमरेज के अंदर आते ही अनबाइंड होना शुरू हो जाता है। जैसे ही अनबाइंड होता है हमारे नीचे वाले टेम्पलेट से, ये याद रखिएगा डीएनए के दोनों टेम्पलेट वर्क नहीं करते ट्रांसक्रिप्शन के लिए, सिर्फ एक ही टेम्पलेट वर्क करता है। और जो हमारा एक टेम्पलेट वर्क करता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए उसको हम कहते हैं एंटीसेंस स्ट्रैंड, उसको हम कहते हैं एंटीसेंस स्ट्रैंड। और जो हमारे टेम्पलेट ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता उसको हम कहते हैं सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, जो ट्रांसक्रिप्शन करता है टेम्पलेट उसको बोलते हैं एंटीसेंस स्ट्रैंड एंड जो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता उसको हम बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड। एंटीसेंस को प्लस से दिखाया जाता है और सेंस को माइनस। तो ये जो हमारा एमआरएनए है वो फर्दर एलोंगेट होता रहता है और ये जो हमारा डीएनए है ये यहाँ से आकर के आरएनए पॉलीमरेज के अंदर आते ही अनबाइंड हो जाता है और जैसे ही अपना न्यूक्लियोटाइड इसमें अटैच होते हैं, एमआरएनए बाहर निकलता है तो ये डीएनए वापस से रिवाइंड हो जाता है। याद रखिएगा ये जो डीएनए है वो यहाँ से आ रहा है, आरएनए पॉलीमरेज के अंदर जाते ही ये अनबाइंड हो जाता है और अनबाइंड होने के बाद ये रिवाइंड होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से जो आरएनए पॉलीमरेज तो स्टेबल रहता है लेकिन जो हमारा डीएनए है वो आरएनए पॉलीमरेज से होकर के निकलता रहता है। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है जब तक हमारा एमआरएनए कंप्लीटली एलोंगेट नहीं हो जाता है। जब हमारा एमआरएनए पूरी तरह से एलोंगेट हो जाता है या पूरी तरह से तैयार हो जाता है तब आती है टर्मिनेशन की प्रोसेस। ये टर्मिनेशन प्रोसेस क्या होती है,
एमआरएनए को डीएनए टेम्पलेट से पूरी तरह से टर्मिनेट कर देना। तो ये दो टाइप की प्रोसेस होती है, एक तरह से होता है हमारा रो प्रोटीन के थ्रू और दूसरा होता है हमारा बाय पैलिंड्रोम या GCAT रिच भी जिसको बोलते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू। तो सबसे पहले हम रो प्रोटीन के थ्रू देख लेते हैं कि हमारा एमआरएनए जो है वो टर्मिनेट कैसे होता है। तो जो हमारा रो प्रोटीन होता है वो एमआरएनए से अटैच होकर के एमआरएनए को यहाँ से पुल कर लेता है। पुल करने के बाद इसके जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एमआरएनए डीएनए से पूरी तरह से सेपरेट हो जाता है। उसके बाद अगर हम दूसरी मेथड देखें बाय पैलिंड्रोम, तो इसमें क्या होता है, एक हेयर पिन स्ट्रक्चर बनता है। मतलब जो एमआरएनए है हमारा, एमआरएनए जब पूरी तरह से तैयार हो जाता है, एक GCAT रिच यहाँ पे हेयर पिन स्ट्रक्चर बनने लगती है। इस हेयर पिन स्ट्रक्चर बनने की वजह से ये एमआरएनए जो है यहाँ से हैवी हो जाता है। तो हैवी होने की वजह से ये एमआरएनए अलग हो जाता है डीएनए टेम्पलेट से। इस तरह से हमारा जो एमआरएनए का है टर्मिनेशन हो जाता है। तो आज हमने ये देखा ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। इस तरह से हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन मेथड पूरा हो जाता है और हमारा एमआरएनए बन करके तैयार हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स के नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।